हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 25 जनवरी 2019 और चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैप देखेंगे, फिर स्कीम देखेंगे, फिर नेशनल पार्क वगैरह है तो वो भी देखेंगे, फिर पीआईबी की न्यूज़, फिर द हिंदू की न्यूज़ और हिंदी में। तो द हिंदू की सारी न्यूज़ आपको हिंदी में मिलेगी, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्कृत के न्यूज़ मिलेंगे आपको, स्टेट्स मिलेंगे, स्टेट के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि राज्यपाल कौन है, सीएम कौन है, कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन सा पार्क है वहाँ पे, कौन किसकी सरकार है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगा। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आगे हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आज के लिए क्वेश्चन है, तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है आपको ये बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे आपको ये बताना है। रोशनी ऐप किस संस्था के द्वारा चालू किया गया। अभी देखो, कल से हम क्या करेंगे, दो आपको ट्रेडिशनली क्वेश्चन लेंगे जो मतलब हिस्ट्री के टाइप में, ज्योग्राफी के टाइप में, और दो क्वेश्चन हम शुरू में करंट का लेंगे जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है या फिर आज के न्यूज़पेपर में रहा हो। इससे क्या हो रहा है कि जब आप आगे पढ़ते जाएंगे करंट तो आपको आइडिया ट्रिक करेगा दिमाग कि जो मैंने चीज़ें पूछी आपको मैंने कहाँ डिस्कस किया, आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा। उससे पहले देखो, पीडीएफ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसकी, तो पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आपको आईएएस की बुक भी चाहिए तो सारी बुक्स डिटेल भी यहाँ पे मिल जाएगी। सीसेट आपको लेना है या फिर जीएस की बुक लेनी है या मेंस की बुक लेनी है, सारी की सारी बुक की डिटेल आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और जिन्होंने देखो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे मैं आपको पीडीएफ वगैरह भेजने में मोबाइल हैंग हो जा रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं, तो वहाँ पे आप संभव नहीं है कि मैं एक साथ सारे लोग को यहाँ पे भेज सकूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको देखो यहाँ पे सारी न्यूज़पेपर जितनी भी चीज़ें होती है सबकी हेल्प मिल जाएगी। चाहे जनसत्ता की बात करें, चाहे दैनिक जागरण की बात करें, चाहे द हिंदू की बात करें, चाहे इंडियन एक्सप्रेस, ये सारी न्यूज़ आपको वहाँ पे मिल जाया करेगी। तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बस DKS IAS सर्च करिए बिना स्पेस दिए। ठीक है, DKS IAS अकेडमी आप सर्च करिए बिना स्पेस दिए, तो आपको मिल जाएगा। बिना स्पेस दिए आप इतना सर्च करिए DKS IAS अकेडमी, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल को बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंस्टॉल कैसे करना है, तो आपको देखिए बता देते हैं कि टेलीग्राम जैसे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल किए होंगे, सेम प्रोसीजर वैसे ही टेलीग्राम का है। ठीक है, आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, उस पर नंबर डालते हैं, फिर एक OTP आता है, रजिस्टर करते हैं, सेम इसमें भी है। आप इंस्टॉल करेंगे, आपका नंबर लेगा, फिर OTP लेंगे, आपका चैनल टेलीग्राम चैनल चालू हो जाता है। फिर उसके बाद सर्च में जाके आप DKS IAS अकेडमी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका डिटेल दे दूँगा, आप वहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ से जा सकते हैं उस लिंक पर और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आपको आएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी न्यूज़ वहाँ पर मिल जाया करेगी। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। देखो, वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। अब वेनेजुएला मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो न्यूज़ में है अभी वेनेजुएला में सत्ता पलट की बातें कर रही है कि मतलब यहाँ की पार्टी के द्वारा, विपक्षी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि अमेरिका ने क्या कि जानबूझ के यहाँ पे सत्ता पलट करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें देखो, राजनीति हमारे काम की नहीं है, कुछ भी हो रहा हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का क्या है, इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, बस इतना कर लिया हमने, काम हो गया। तो वेनेजुएला की राजधानी देखो काराकास है। और इसकी बात करें किस महाद्वीप में है, तो देखो ये साउथ अमेरिका में है। याद रखिएगा ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये असम में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद रोशनी ऐप किस संस्था ने विकसित की है। तो रोशनी ऐप क्या है, इसके बारे में अभी आज की न्यूज़ में भी पढ़ेंगे। तो IIT रोपड़ के द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, IIT रोपड़ मतलब IIT की बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बोलते हैं। तो रोपड़ के द्वारा चालू किया गया है, एक नई IIT 2008 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं आपको अभी यहाँ पे हम देखो ये रोशनी ऐप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। काजीरंगा मैंने बता दिया, वेनेजुएला आपको बता दिया। अगर मैप में देखना चाहें तो देखो मैप भी हम देखते चलते हैं। ठीक है, तो वेनेजुएला की बात करें, देखो वेनेजुएला दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे है आपका वेनेजुएला। ठीक है, तो अभी देखो हम मैप में भी इसको और बड़े में देखेंगे आगे चल के। इससे पहले देखो आज मैप में मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं, तो अलग अलग मैप हम पढ़ते रहेंगे। बाकी जो एक हफ्ते हो गए मैप को, मैंने वो आपको रिवीजन सेक्शन में डाल रखा है। इस PDF में आपको लास्ट में मिल जाएगा। वो डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन वाला सेक्शन हम कहाँ डिस्कस करते हैं। अब दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण में आपको बताता हूँ कि उसमें कौन कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी है, तो आप वहाँ से न्यूज़पेपर, अगर जिसको पढ़ना है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ वहाँ से आप न्यूज़पेपर में पढ़ लिया करिए। वहाँ और वहीं पे हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। जितने यहाँ से हम चीज़ें हटा रहे हैं वहाँ पे ऐड करते जाते हैं जो आपको रिवीजन सेक्शन में काम आएगा। एक चीज़ और, मैंने दोस्तों 23 और 24 जनवरी का एडिटोरियल डिस्कशन किया था। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें CRZ के बारे में मैंने डिस्कस किया, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। CRZ क्या है, कौन कौन से इसके रूल्स चेंज हुए, क्या क्या है, बहुत ही मैंने डिटेल में डिस्कस किया। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CRZ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी समितियाँ हैं इसमें। ठीक है, शैलेश नायक समिति है, MS स्वामीनाथन समिति है इससे रिलेटेड। उसके बाद देखो MS स्वामीनाथन ने क्या कहा था, कृषि के लिए भी MS स्वामीनाथन की कमेटी बनी थी। तो वहाँ पे आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं।
तो आप प्लीज़ 23-24 मतलब एक ही वीडियो है, उसका डेट मैंने ऐसे लिखा है 23 और 24 जनवरी, ठीक है, एडिटोरियल सेशन। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि CRZ एटलीस्ट CRZ वाली पूरी वीडियो देखिए, जितना CRZ का पार्ट है एटलीस्ट उतना तो आप देखिए, क्योंकि इससे प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन बनने के हाईली चांसेस हैं। इसलिए आप देखिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा, आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे जो प्रीलिम्स में काम आएंगे आपके। अब बात करते हैं मैप की। तो देखो, अगर मैं सिक्किम को देखूँ तो सिक्किम देखो कितने राज्यों से लगा हुआ है। सिक्किम की बात करें तो देखो बस ये लगा हुआ है आपका वेस्ट बंगाल से, लेकिन इसका देश की बात करें तो इधर नेपाल है, इधर भूटान है और इधर आपका चाइना है। अगर मैं भूटान की बात करूँ, देखो भूटान को अगर देखोगे तो कितने राज्यों से लगा है, देखो वो सिक्किम से लगा है, वेस्ट बंगाल से लगा है, असम से लगा है, अरुणाचल प्रदेश से, और एक देश से लगा है चाइना से। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल देखो इधर सिक्किम से लगता है, वेस्ट बंगाल से लगता है, बिहार से लगता है, आपका यूपी से लगता है, झारखंड उत्तराखंड से लगता है, और इधर आपका चाइना से लगता है। तो एक इसके नेपाल की बात है 2 देशों से लगता है। प्लस अगर भारत की बात करें तो भारत के कौन कौन से राज्यों से लगता है, तो उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, आपका बिहार 3, वेस्ट बंगाल 4, सिक्किम 5। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस एक चीज़ और है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। देखो नॉर्थ ईस्ट में आसाम एक ऐसा स्टेट है जो सारे 7 सिस्टर की बात करते हैं, तो 6 के 6 क्या करता है, राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। प्लस अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा देश है नॉर्थ ईस्ट में जो क्या करता है, 3 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अगर हम 7 सिस्टर की बात करें तो अगर 7+1 की बात करें तो सिक्किम पे आ जाता है, बट इसमें आप देखोगे 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है अपना, कौन सा, इसमें सीमाएं साझा करता है आपका अरुणाचल प्रदेश, भूटान के साथ, चाइना के साथ, इधर म्यांमार है। आप देखोगे असम, तो असम 2 ही के साथ शेयर करता है, किसके साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो ये देखो बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चन, एक ही मैप में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, चाइना, नेपाल, भूटान, बर्मा, ठीक है, बांग्लादेश, ये आप देखते रहिएगा। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ठीक है। अब आप सोचते होंगे अरब सागर को सागर क्यों काउंट नहीं करते, देखो छोटे छोटे जो सागर है उसको सागर नहीं करते, इसको पूरा इंडियन ओशन ही काउंट करते हैं, पूरे एरिया को इंडियन ओशन ओवरऑल। देखो ऐसा होता है ना, जैसे हम इंडिया कहते हैं, इंडिया में छोटे छोटे राज्य हैं, तो ये जो सागर छोटे छोटे हैं ना, अरल सागर, अरब सागर, ये सारे क्या छोटे छोटे राज्य जैसे हैं, और इंडियन ओशन पूरा एक बड़ा सा एक ओशन है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना की बात करते हैं। देखो अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, मैंने G20 की समिट बताई थी, यहाँ पे हुई थी, और पहली बार दक्षिण अमेरिका में हुआ है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अर्जेंटीना कैपिटल की बात करें तो ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके पड़ोसी देश कौन कौन से, देखो चिली है, बोलाविया है, पराग्वे है, उरुग्वे है, ठीक है, और इसके साथ साथ ब्राज़ील है। अब बात करें देखो लैंडलॉर्ड कंट्री कौन सी, मैंने बताया था BP से याद रखने के लिए, ठीक है, ब्लंडर प्राइड याद रखिए, कुछ भी याद रखिए आप, BP से याद रखेंगे तो बोलाविया और P से पराग्वे है, तो ये भी आप याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका की लैंडलॉर्ड कंट्री है। मालावी की बात करें, देखो मालावी की जो कैपिटल है दोस्तों वो आपका लिंगलोंगवे है, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। बाकी इसके अगर बॉर्डर की बात करें, देखो मोजाम्बिक से लगता है, जिम्बाब्वे से नहीं, मोजाम्बिक से इसके बॉर्डर लगता है, जाम्बिया से लगती है और तंजानिया से लगती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और लेक मलावी ये है, तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है, न्यासा बोलते हैं, ये भी याद रखिए, इसको न्यासा बोलते हैं, तो आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेक मलावी को ही आप न्यासा लेक भी बोलते हैं, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, देखो इसके पड़ोसी देश मैंने देख लिए, जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक, ठीक है। तो अब ये लैंडलॉक कंट्री, आपको ये भी एक फैक्टर से याद रखना है, तो ये देश आपका साउथ अफ्रीका, हम अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, बहुत सारे लोग को ये चीज़ें पता नहीं होती है। तो देखो आप वेनेजुला की बात करें, देखो ये है वेनेजुला, ठीक है, ये वेनेजुला दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे अभी सत्ता पलट की बातें कही जा रही है। देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वेनेजुला देखो साउथ अमेरिका की कंट्री है, पहली चीज़। दूसरा है कि इसकी जो कैपिटल मैंने बताई थी कहाँ है, काराकस, तो आप ये याद रखिए काराकस है। जो आप वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम आती है ना, देखो ये सारे यहाँ के देश आते हैं, बहुत से प्यूर्टो रिको, ये सारे मिलके आते हैं। वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ठीक है, ये सारे जो आपका मिनिका, सेंट लूसिया, ये सारे हैं, प्यूर्टो रिको है यहाँ पे, ठीक है, क्यूबा है, हैथी है, और ऐसे ऐसे जितने भी है, ठीक है, सेंट ड्यूरिको, ये सारे कंट्री है, सारे जब छोटे छोटे द्वीप मिलके क्या करते हैं, जमाइका, देखो यहाँ से जमाइका चालू होता है, ये सारे मिलके सारे के सारे क्या बनाते हैं, वेस्ट इंडीज़ बनाते हैं। जो क्रिकेट टीम आप देखते होंगे वेस्ट इंडीज़ की, ये सारे के सारे मिलके बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये चलो एक मैंने फैक्ट बता दिया, बट आप वेनेजुला की बात करें तो वेनेजुला की कैपिटल याद रखिए काराकस से, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं, और प्लस ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। अब बात करते हैं देखो जिम्बाब्वे की, तो देखो जिम्बाब्वे के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, बोत्सवानिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और जाम्बिया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए, इसकी कैपिटल कहाँ है, हरारे है,
ठीक है। अब बोत्सवाना की बात करें तो देखो बोत्सवाना किस किस से लगता है, बोत्सवाना दोस्तों नामीबिया से लगता है, दक्षिण अफ्रीका से लगता है, जिम्बाब्वे से लगता है, और यहाँ पे छोटा सा हिस्सा इसकी जाम्बिया से भी लगती है। तो आप ये भी चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो चेन्नई में जो दोस्तों चालू किया गया भारतीय प्रौद्योगिकी मिशन के द्वारा आईआईटी मद्रास में 3 संस्थाएं चालू करने की बात कही गई। कौन से? सोलर एनर्जी हार्नेसिंग सेंटर की स्थापना करने की बात कही, एक ये स्थापित की जाएगी। दूसरी बात की जाए तो देखो वाटर इनोवेशन सेंटर की खोलने की बात कही गई है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा क्या खोला जाएगा? द टेस्ट बेड ऑन सोलर थर्मल डिसेलिनेशन सॉल्यूशंस, ठीक है। डिसेलिनेशन, ठीक है। तो थोड़ा हिंदी में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा द बेस्ट बेड ऑन सोलर थर्मल डिसेलिनेशन, ठीक है, लीनेशन, सॉरी। तो ये याद रखिएगा। तो ये तीनों आप पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला ये है, ठीक है। दूसरा आपका वाटर इनोवेशन सेंटर याद रखिएगा, प्लस द बेस्ट ऑन सोलर थर्मल डिसेलिनेशन, ठीक है, सॉल्यूशंस, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा कि आईआईटी मद्रास में खोलने की बात कही गई है। बाकी प्लास्टिक के यूज़ की भी बात कही गई इनके द्वारा कि प्लास्टिक का जो उपयोग कर रहे हैं हम क्या करें, इसको ज़्यादा कम से कम करने की बात करिए और एक अच्छे तरीके से हम प्लास्टिक का यूज़ करें। इवन हम लोग कोई लोग क्या करते हैं मालूम है, प्लास्टिक का यूज़ ढंग से नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं उसकी भी हम बातें कर ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जिसकी स्वर्ण जयंती पे हमारे देश के उपराष्ट्रपति गए हुए थे। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि हमें प्लास्टिक का क्या सही से उपयोग करना चाहिए और उसको उद्योग के विकास में क्रम में एक सहयोग देना चाहिए और अच्छे से काम भी करना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा मालूम है क्या, आपको ऐसे डब्बे लिखे होंगे, लेकिन आपने कभी इसको ध्यान नहीं देगा कि ये डब्बा का मतलब क्या होता है। ऐसे डब्बे पे देखोगे नीचे कुछ ना कुछ हमेशा लिखा होता है। कहीं देखोगे बायोडिग्रेडेबल लिखा होगा, कहीं रिसाइकेबल लिखा होगा, कहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल लिखा होगा। अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। रिसाइकेबल का मतलब होता है जैसे कागज़ हुआ रिसाइकिल हो सकता है, ठीक है, कागज़ हुआ रिसाइकिल हो सकता है, प्लास्टिक हुआ रिसाइकिल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम रिसाइकिल करके नया बना सकते हैं कुछ उससे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेड हो सकता है, जैसे भोजन हुआ आपका, खाना हुआ, कुछ खाने पीने की चीज़ें हुई, कागज़ हुआ, ये भी क्या हुआ, डिग्रेडेबल है। मतलब ये सारे एक तरह से कहते हो कि मिट्टी में मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मिट्टी में नहीं मिल सकते वो क्या है आपका, रिसाइकेबल है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब सिंपल होगा कि जो मिट्टी में नहीं मिल सकते या नहीं घुल सकते, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। और जो एक चीज़ कॉमन होती है जो रिसाइकेबल है वो हो सकता है कि आपका किस में हो जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो इसमें हम इसको रखेंगे। रिसाइकेबल मतलब इसको रिसाइकिल के कुछ हम नया बना सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल मैंने बताया, कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, अब पानी की बोतल हो गई, ये सारे क्या है, रिसाइकेबल होते हैं। और बायोडिग्रेडेबल मतलब खाने पीने की चीज़। तो जब भी आप कहीं जाएँ देखेंगे, रेलवे स्टेशन में मिलेगा, एयरपोर्ट में मिलेगा, हर जगह आपको ऐसी मिल जाएगी। और इस पर लिखा भी रहता है नीचे, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो। आज तक कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने, अगर कहीं भी डस्टबिन कूड़ा 3 अगर ऐसे लिखा हुआ रखा हुआ मिलता है तो प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि क्या क्या है ये, ठीक है। इसको ध्यान से जरूर देखिएगा एक बार। और उसके देखो अब उसमें क्या होता है, सपोज करो आप खाना खा रहे हो प्लास्टिक में लेके, अगर आपको खाना फेंकना है तो खाना आप इसमें फेंकोगे और प्लास्टिक इसमें फेंकोगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप प्लास्टिक इसमें फेंकोगे लेकिन खाना इसमें फेंकोगे, अलग अलग करके। हम क्या करते हैं, उसी को एक साथ ही फेंक देते हैं। तो ये गलत चीज़ें हैं। अगर आप कागज़ के थैले में खा रहे थे, अगर आप कागज़ के प्लेट में खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तब तो आप इसमें फेंकोगे तो चलो एक एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये कागज़ को भी डिग्रेडेबल कर सकते हैं। कागज़ को भी हम क्या, मिट्टी में कागज़ मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या है, प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक देखो आप ज़मीन में गाड़ दीजिए, ज़मीन को बंजर बना देता है, 100 साल तक रहेगा, लेकिन कभी भी क्या होता है वो मिट्टी में नहीं मिलता है। उसके आगे बात करते हैं, निर्वाचन आयोग ने देखो चुनावों को समावेशी और सुगम बनाने के लिए देखो एक अंतर्राष्ट्रीय क्या सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। आपको पता है कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसमें तो बहुत सारे देश के लोग आएंगे, बांग्लादेश, भूटान, कजाकिस्तान, मालदीव, रूस, श्रीलंका जैसे चुनावी प्रबंधन निकायों को मतलब उनको बुलाया गया है मुख्य अतिथि के तौर पे कि आप आइए, देखिए हम लोग चुनाव कैसे करते हैं, क्या प्रक्रिया है। आजकल पता है कि आपको ईवीएम को लेकर भी बहुत सारी उंगली उठाई जा रही है। तो इस वजह से क्या है कि ये बहुत ही मतलब बढ़ा चढ़ा के करने की बात की जा रही है। तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये याद रखना है आपको, तो श्री सुनील अरोड़ा है। तो आप ये एग्जाम्पल याद रखिए, मतलब पॉइंट्स याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं INS कोहासा, ठीक है। INS कोहासा की अगर बात करें तो देखो ये अंडमान निकोबार में है, तो आपको याद रखिएगा। ये कोको आइलैंड को लेकर बात करिए, जो आज के टाइम पे म्यांमार का हिस्सा है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोको आइलैंड कहाँ पे हमें ये भी देखना है, प्लस INS कोहासा पूछ लिया कहाँ पे है, तो INS कोहासा आप याद रखिएगा कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। एक नौसेना वायु स्टेशन है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा INS कोहासा। अब देखो यहाँ पे अंडमान निकोबार को अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे कोको चैनल है ना, कोको चैनल के जस्ट ऊपर यहाँ पे है आपका, ठीक है, कोको आइलैंड। तो आप याद रखिएगा, और म्यांमार की टेरिटरी है, तो ये याद रखिएगा आप अपना, ये पूरा इतना ही है,
नॉर्थ, इसको देखो अंडमान को भी कई भागों में बांटा गया है। याद देखिए, नॉर्थ अंडमान इसको बोलते हैं, मिडिल अंडमान बोलते हैं, लोअर अंडमान बोलते हैं, पोर्ट ब्लेयर जिसको राजधानी है ये है, फिर लिटिल अंडमान बोलते हैं। ये पूरा अंडमान है, और निकोबार पूरा ये वाला द्वीप है, जिसको कार निकोबार इस वाले को बोलते हैं, और जैसे साउथ वाले पोर्ट को आपको ग्रेट निकोबार बोलते हैं, जहाँ पे हमारा इंदिरा पॉइंट है जो साउथ मोस्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है, लिटिल निकोबार भी है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिए, कभी कभी पीसीएस वगैरह में ऐसे फैक्ट्स ना पूछ दिए जाते हैं कि आपका ऐसे सिंपल से क्या बनेगा क्वेश्चन, कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कार निकोबार के बीच में कौन, मतलब कार निकोबार किसके किसके बीच में है। तो आप याद रखें किसके किसके बीच में है कार निकोबार आपका, लिटिल अंडमान, और आप ऐसे कर सकते हो निकोबार आइलैंड, या फिर इसमें कोई भी पॉइंट आप लिटिल ऐसे एग्जांपल में दे देगा। जैसे अगर मैं थोड़ा सा और एग्जांपल कोशिश करना आपसे ऐसे पूछ देगा लिटिल अंडमान कहाँ है, तो आप याद रखो कहाँ पे है, कार निकोबार या पोर्ट ब्लेयर के बीच में है। ऐसे पूछ देगा लोअर अंडमान और कार निकोबार के बीच में कहाँ है, लिटिल अंडमान है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे पूछी जा सकते हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा बेसिकली रूप से देखा करिए। उसके बाद देखो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में दिया गया, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, ये बस याद रखना है। ठीक है, काजीरंगा में 2 गैंडों को मिला घर, तो गैंडो आपको पता है गैंडे भी यहाँ पाए जाते हैं। तो आप याद रखिए काजीरंगा कहाँ पे, असम में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इनको देखो नेशनल पार्क ने गैंडों का संवर्धन के लिए एक थीम रखी थी, तो आप ये भी याद रखिएगा, पहल किया क्या था, ब्रिंग बैक मानस के नाम से रखा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये पहल थी इनकी, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी असम में, आप ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019। इसकी बात करें तो भारत की इससे पहले रैंक 81 थी, इस बार कितना मिला, 80 मिला। 125 देशों में रैंकिंग की जाती है। जो टॉप 5 कंट्रीज थे उसमें बात करें तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, नॉर्वे और डेनमार्क रहा है। इसकी जो सूचकांक की थीम थी इस बार थी इंटरप्रेन्योरियल टैलेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस। तो उद्यमी प्रतिभा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा इसका थीम था। अब किसके द्वारा निकाली जाती है, देखो इनसीड के द्वारा निकाली जाती है, टाटा कम्युनिकेशन और आपका एडिको ग्रुप के द्वारा, तीनों मिल के निकालते हैं इसको। तो आप तीनों ग्रुप का नाम याद रख सकते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन कहाँ से कहाँ क्या क्या बन सकते हैं। ये तो पूछा जा सकता है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में भारत को रैंक कितनी मिली, और पिछली बार रैंक कितना था, 2018 में रैंक कितना था, ये पूछा जा सकता है। 2019 में रैंक कितना मिला, ये पूछा जा सकता है। कौन कौन निकालता है, तो इनसीड निकालता है, टाटा कम्युनिकेशन निकालता है और एडिको निकालता है। तो ये तीनों ग्रुप मिलकर निकालते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चौथी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि इसका थीम क्या था, तो इंटरप्रेन्योरियल टैलेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस। आपको ये याद रख ये आपसे पूछा जा सकता है। पांचवा आपसे देखो ये पूछा जाता है कि इस कितने देशों के बीच में ये शामिल था, मतलब कितने देशों को ध्यान में रख के निकाला गया था। तो याद रखिएगा 125 देशों में। टॉप कंट्री की बात करें तो कौन कौन से थे, तो आप याद रखिए स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे था, सिंगापुर था, नॉर्वे था। ठीक है, ये सारे कंट्री आप याद रखिएगा। तो ये आपके लिए क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो जो मानक जो लिए गए तो ये भी याद रखिएगा, नियुक्ति में कितनी सहजता है, लैंगिक आधार की, आय की असमानता, व्यवसाय की प्रसार कैसे हैं, इन सारे मानकों को क्या रखा जाता है, ध्यान में रख के किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसका सुभाष चंद्र बोस की बात करें, देखो 23 जनवरी 2019 को उनका जन्म मतलब जयंती थी दोस्तों, 122वीं हमने जयंती मनाई है। देखो अभी तक ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन इससे बने नहीं है, तो देखो बहुत बार इनका नाम भी आ चुका है, तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लाल किले में क्या है, सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम की स्थापना की गई है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और कही गई कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की भी घोषणा की गई, जिसको एनडीआरएफ को मिला है ये। ठीक है, गाजियाबाद स्थित जो उनकी 8वीं बटालियन है उनको ये दिया गया था। 51 लाख रुपये का इसमें पुरस्कार दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो आपको देखो क्या क्या याद रखना, आप याद रखिएगा। 23 जनवरी 1949 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, एक चीज़ हो गया। संग्रहालय कहाँ स्थापित किया, लाल किले में स्थापित किया गया, आप ये याद रखिएगा। इनके नाम पे एक पुरस्कार चालू किया जिसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें आपको आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ बात करें, देखो आप उस संगठन अगर कोई है तो उसने आपदा प्रबंधन में क्या क्या काम किया किस क्षेत्र में, तो रोकथाम, ठीक है, तैयारी, बचाव, राहत कार्य, जितने भी आपने काम किए इस फील्ड में दिया जाएगा। उसके अलावा आपको याद रखना है कि देखो इसमें 51 लाख रुपये का पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। और अभी किसको मिला है, तो एनडीआरएफ, बस इतना याद रखिए, एनडीआरएफ के 8वीं बटालियन को उत्कृष्ट कार्य के लिए इसको पुरस्कार को दिया गया इस बार का, जो पहला पुरस्कार है। ठीक है, तो इतने पॉइंट हो गए। बात करते हैं रोशनी ऐप की। तो देखो रोशनी ऐप किस लिए है, देखो करेंसी नोट होते हैं ना, जो आपके रुपीज़ होते हैं, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए ये किया गया है। आप क्या करोगे, ये आप भी डाउनलोड कर सकते हो। आप डाउनलोड करिए रोशनी ऐप, उसके बाद क्या करिए, नोट लीजिए, उसको आपने इस ऐप में जाके स्कैन करिए, वो आपको बता देगा कि कितने का नोट है। सिंपल सा लॉजिक है। किसने बनाया, आईटी रुड़की ने बनाया है। ठीक है, तो आपको ये आईटी रोपड़ ने बनाया है, तो आप याद रखिएगा। इससे पहले देखो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सीइंग एआई था, जो एकमात्र ऐसा ऐप था जो पुराने और नए नृत्य भारतीयों को क्या करता है, पहचान करता है। तो सीइंग एआई अगर चेक करना हो तो जस्ट क्या करिए, सीइंग एआई ऐप डाउनलोड करिए, नोट को स्कैन करिए, आपको बता देगा कितने रुपये का नोट है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो तख्ता पलट के बारे में पहले ही बात कर दी थी, ठीक है, वेनेजुला की। तो वेनेजुला देखो यहाँ पे है। उसके पड़ोसी देशों की बात करें तो देखो कोलंबिया है, गुयाना है और ब्राज़ील है। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपको याद रखिएगा। प्लस ये साउथ अमेरिका का कंट्री है, आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो कोई स्टेट की बात करेंगे तो जो आज स्टेट हमने ऐड किया दोस्तों, छत्तीसगढ़ याद किया है। इसकी कैपिटल क्या है? रायपुर है। सीएम जो है भूपेश बघेल है और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज़ की जाती है यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज में। आगे बात करते हैं राजस्थान की। तो देखो राजस्थान का जो स्थापना दिवस मनाया जाता, स्थापना हुई थी वो 30 मार्च 1949 को हुई थी। रणथंभौर इसका नेशनल पार्क है आपका, कुंभलगढ़, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये तीनों आपको याद रखना है। खासतौर पर इसमें रणथंभौर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कुंभलगढ़। ये आप दोनों पॉइंट याद रखिए। घूमर और कलबेलिया यहाँ का डांस है, ठीक है। अब देखो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप मैंने पूछा था कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब इसको मैप की तरह हम देख के कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। देखो मैंने एरिया वाइज सबसे पहले लिया। एरिया वाइज देखो तो सबसे बड़ा कौन सा था? एशिया हो जाता है। एशिया की बात करें, देखो एशिया कहाँ है? एशिया यहाँ पे, पहले मैप ही दिखा देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका इसको बोलते हैं, साउथ अमेरिका इसको बोलते हैं, अफ्रीका इसको बोलते हैं, यूरोप ये है, एशिया ये है, अफ्रीका ये, अंटार्कटिका ये है, ठीक है। अब देखो लैंड वाइज देखते हैं। लैंड वाइज सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? एशिया है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? अफ्रीका। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका। पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका, एरिया के हिसाब से बताना, ज़मीन के हिसाब से। छठवें नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। देखो सातवें नंबर सबसे कम कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ज़्यादा कौन है? एशिया है। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। अब पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं, जनसंख्या के हिसाब से देखो तब भी एशिया नंबर 1 पे है। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम में कौन था? पहले लैंड के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन सबसे कम के हिसाब से अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पे लोग रहते नहीं है, वहाँ बस रिसर्च कार्य किए जाते हैं। तो अब पॉपुलेशन के हिसाब से कौन है? पॉपुलेशन के हिसाब से देखो सबसे कम अंटार्कटिका है। एरिया वाइज पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। तो आप याद रखिए एरिया वाइज सबसे कम ऑस्ट्रेलिया है और ये है, ठीक है। इसके आप देखो एक मैप और देखते हैं कि लैंड वर्सेस पॉपुलेशन। जहाँ पे लैंड है उस हिसाब से जनसंख्या कितनी है। आप देखो ये ब्लू वाला क्या है? लैंड है। और यहाँ पे क्या है? कितने लोग रहते हैं। आप ये ध्यान दोगे तो देखो इसके जितनी लैंड है हमारे पास उससे जस्ट डबल में एशिया में लोग रहते हैं। और एक देश और यूरोप। यूरोप में हल्का सा क्या है कि जितनी लैंड है उससे थोड़े से ज़्यादा और लोग रहते हैं। बाकी जितनी भी कंट्री देख लो, चाहे अफ्रीका देख लो, चाहे नॉर्थ अमेरिका देख लो, चाहे साउथ अमेरिका देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया देख लो, चाहे अंटार्कटिका देखो, इनके पास लैंड ज़्यादा है, लोग कम रहते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पर लैंड ज़्यादा है, लोग कम रहते हैं। अगर इन कंपेयर टू हम करें इंडिया, मतलब एशिया के और अफ्रीका और अपनी यूरोप के बारे में, देखो यूरोप और एशिया दो देशों को, दो महाद्वीपों को छोड़ दो, बाकी सब में क्या है? लोगों के पास लैंड ज़्यादा है, रहने वाले कम है, ठीक है, उसके रेशियो में। लेकिन बस भारत आप बात करें एशिया और यूरोप ऐसे करनी, तो भारत और चाइना दो देश ऐसे हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। हम लगभग 17% के आसपास हैं, 20% के आसपास चाइना है। यही दोनों मिलकर लगभग 40% के आसपास हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा ये, मतलब स्ट्रिक्टली देखो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए एशिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कॉन्टिनेंट भी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आज का आपका क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो पेपर तो पहले से लीक हो गया है ठीक है। तो आपको बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता है आप अगर आपने न्यूज़ ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आप आंसर तुरंत दे पाएंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन यहाँ पे है, प्रेस कर दीजिएगा। और जैसा भी आप अपना फीडबैक देते रहिए, सुझाव देते रहिए, ऑलवेज वेलकम दोस्तों। और हमेशा की तरह आप लोग खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।